हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी को पता है कि क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और आप मुझसे भी परिचित हैं। मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 12th के बायो में आपकी मैं हेल्प कर रही हूँ। हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या पढ़ना है, 2 सेशंस हो चुके हैं, उसमें आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किस तरीके से उन्हें हम स्वस्थ रख सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शन को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनफर्टिलिटी से निजात पा सकते हैं, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं और उन्हीं समस्याओं के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल तक जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात कर ली थी बच्चों। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी ने नोट कर ली थी। कल के सेशन में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली थी, है ना। बच्चों, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, सभी को पता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्वस्थ रहें, इस तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ काम करता है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में हमने बात करी थी कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है जो आपका भारत देश में बैन कर दी गई है, क्योंकि उसमें फीमेल फीटिसाइड हो रहा था, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या की संख्याएं जो हैं, केसेस जो है वो बढ़ने लगे थे। कल के सेशन में हमने बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कस करा था। तो ये आपका था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या का विस्फोट हो गया। अब जनसंख्या का विस्फोट शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ। जनसंख्या विस्फोट में आप सभी ने देखा कि कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या क्या थे, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण थे, ये हमने डिस्कस करा था बच्चों। क्या कारण थे? डिक्लाइन इन डेथ रेट इंक्लूडिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर में कमी आई थी। और इसे हम कह रहे हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, यानी कि जितने लोग, जितने बच्चे, जितने शिशु पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, इट इज द मेन फैक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेन फैक्टर है। रिप्रोड्यूसिबल एज के युवाओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तीसरा क्या था बच्चों? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेज अ स्कैर्सिटी ऑफ एवरी बेसिक नीड, यानी कि सभी जो भी दैनिक आवश्यकताएं थी, जो बेसिक नीड्स थी, उनकी कमी हुई, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से, जनसंख्या विस्फोट होने से क्या हुआ? आपकी जो भी आवश्यकताएं थी उनकी कमी हो गई। देखो, बिल्कुल एग्जाम्पल, एक अनार 100 बीमार, एक अनार है तो 100 बीमारों को वो ठीक नहीं कर सकता। तो हमारे पास सुविधाएं जो हैं वो कम हैं और इस्तेमाल करने वाले लोग जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण ज्यादा हो चुके हैं। आज की क्लास में हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में समझेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, अब पॉपुलेशन कंट्रोल की कोशिश कैसे, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने के कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और पर्सनल लेवल पे भी, है ना। लोग प्राइवेट तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम जिधर भी देख रहे हैं, क्या आपको पहले भी इतनी ही भीड़ सड़कों में दिखाई पड़ती थी जितना अभी दिखाई पड़ती है? क्या आपको पहले भी इतना ही ट्रैफिक दिखाई पड़ता था जितना आज के डेट में दिखाई पड़ता है? क्या आपको पहले भी हर जगह इतनी ही भीड़ दिखाई पड़ती थी? कोई स्कूल, इतने सारे स्कूल हैं, कोई स्कूल खाली नहीं, सारे सरकारी स्कूल भरे हुए हैं, सारे प्राइवेट स्कूल्स भरे हुए हैं और सब में फुल, मतलब सीट्स फुल है ऑलमोस्ट।
तो ये कहाँ से, इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण ही। जनसंख्या का विस्फोट होने वाला नहीं है, जनसंख्या का विस्फोट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है जब कोई नुकसान हो जाता है तब उस पर कोशिश की जाती है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की कोशिश की जा रही है अब जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल के लिए क्या क्या कर सकते हैं? Therefore, it has become essential to check this increase in population. तो अब ये आवश्यक हो गया कि जो हमारी जनसंख्या है वो रोक लगाई जाए उस पर। यह आवश्यक तब हुआ जब जनसंख्या का विस्फोट हो चुका, तब यह आवश्यक लगने लगा कि अब जनसंख्या की जो बढ़ती हुई दर है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वन चाइल्ड नॉर्म, एक नियम लगा दिया जाए जिसमें एक दंपति को केवल एक ही बच्चा होगा। इंक्रीजिंग टू मैरिएजेबल एज, यानी कि शादी की उम्र, आप सभी देख रहे हैं ये चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं। शादी की उम्र को बढ़ा दिया जाना। पहले के समय में क्या होता था कि कम उम्र में लड़की की और लड़के की दोनों की शादी कर दी जाती थी और उसके बाद फिर बच्चे बहुत सारे होते थे, है ना, क्योंकि बहुत लंबी एज होती थी, बच्चे बहुत सारे होते थे। तो अब क्या किया गया, एक तो नियम लगाया गया कि एक बच्चे होंगे। पहले 2 बच्चों का नारा था, हम 2 हमारे 2, और अब लोग क्या करते हैं कि एक बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एक बच्चा है तो काफी है। एक नारा आया, एक बच्चा ही अच्छा, इस टाइप का नारा आया था सरकारी स्लोगन्स में कि उस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एक समान हैं, बच्चे एक ही अच्छे, ऐसा एक नारा बीच में आया था। मैरिज की एज बढ़ा दी गई। आप सभी को पता है कि इसके बारे में बातचीत हो रही थी। 21 ईयर्स, मतलब ये हुआ कि लड़कियां खास तौर पे 21 साल की हो जाएंगी तब उनकी शादी होगी। कभी कभी क्या 16 साल की उम्र से ही शादी हो जाती थी पहले के समय में, तो क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल एज तो स्टार्ट ही हो चुकी होती। कभी कभी क्या होता है 20 साल की उम्र में 2-3 बच्चों की माँ हो चुकी होती है वो लड़की, है ना। तो एज बढ़ा देने से एक तो एजुकेशन बढ़ी उस लड़की की, एज बढ़ा देने से वो ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके बाद ही शादी होगी, अपना सोच समझ सकती है, अपने जीवन के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकती है, समझदार हो जाती है। और दूसरा इसका एक मुख्य कारण जो रहा वो ये है कि पॉपुलेशन का कंट्रोल होगा, यानी 2-3 साल किसी भी मैरिड लाइफ का कम कर देना, तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो वन चाइल्ड नॉर्म, increasing the marriageable age and promoting contraceptive methods are some of the ways to check population explosion. यानी कि ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल, यानी कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करके अनचाहे गर्भ को ना प्रसव किया जाए, यानी कि बच्चे जब चाहें तभी हों और ना चाहें तो बच्चे ना हो। परिवार नियोजन के बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना करके बर्थ कंट्रोल किया जाए, तो ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल का एक तरीका था। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री रिजल्ट्स इन अ नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स, यानी कि जब पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो डेंसिटी का मतलब आप सभी समझते हैं, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी, फिजिक्स का एक टॉपिक है घनत्व। तो घनत्व किसी भी देश में जो जनसंख्या का घनत्व है वो बढ़ने लगे, वो बढ़ गया ऑलरेडी, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न्स है, यानी कि हमारी जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, उन ये परिणाम स्वरूप बढ़ने लग जाएंगी, सामने आएंगी बढ़ करके, यानी कि बेसिक नीड्स की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी और आर्थिक रूप से भी हम नीचे हो जाएंगे। तो ये जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के कारण हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या, एक तो जो सरकार ने किया है वो ये है कि मैरिज की एज जो है वो बढ़ा दी गई है। दूसरा वन चाइल्ड नॉर्म लगाया गया। तीसरा बर्थ कंट्रोल के बारे में प्रयास किए गए, जागरूक किया गया लोगों को, ठीक है। पर कैपिटा इनकम गेट्स डिक्रीज्ड, यानी कि जब बहुत सारे लोग हो गए तो पर प्रति व्यक्ति जो आय थी वो घटी है,
प्रति व्यक्ति जो आय थी वो घटी, यानी इनकम के सोर्सेज कम हो गए। हमारे पास संसाधन उतने ही हैं। बिल्कुल इसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमारे पास एक बाल्टी पानी है, पीने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी प्यास नहीं बुझाई जा सकती है ना। अगर एक ही अनार है तो उससे 100 बीमारों को ठीक नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जनसंख्या विस्फोट होने के कारण क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति जो आय थी, पर कैपिटा इनकम गेट्स डिक्रीज्ड, वो कम हो गई। और क्या हुआ, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। जनसंख्या जो इतने बड़े पैमाने पे थी उनकी हेल्थ अफेक्टेड हुई, मतलब उनका स्वास्थ्य जो है वो गिरने लगा। पॉपुलेशन कंट्रोल होना जरूरी था क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य था वो गिरने लगा। इतने बड़े पैमाने पे इतनी सारी, देखिए हमारे भारत देश में क्या चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। क्या हम ये कहेंगे कि हमारे पास डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा कमी है? क्या हम ये कहेंगे कि हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है अच्छे? क्या सरकारी अस्पताल नहीं है? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? क्या डॉक्टर्स बहुत सारे नहीं हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सुविधाएं भी हैं, लेकिन जब तक जितने हॉस्पिटल्स हैं उतने बनते हैं, जनसंख्या और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। मतलब हमारे पास संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है ना। तो इसलिए हेल्थ जो भी लोग हैं एक भीड़ का हिस्सा है। भीड़ का स्वास्थ्य का ध्यान रखना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक शहर में 4-5 हॉस्पिटल्स खोले गए, ठीक है, लोग जितने थे 2-4 सालों के बाद डबल हो गए, तो वो 5 हॉस्पिटल्स काम नहीं पूरा कर सकते, फिर चाहिए 10 हॉस्पिटल्स, और 10 हॉस्पिटल सरकार नहीं बना पाती है, क्योंकि इसके लिए सीधा सा मतलब है कि हमारे पास संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो जनसंख्या को अगर हम कंट्रोल करके रखें तो ये भारत देश का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकता है। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर यूटिलाइजेशन, ये एक शब्द आया, जैसे एक होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास झरने हैं। सनलाइट एक ऐसा असीम स्रोत है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते उसका कितना भी यूज करिए वो कम नहीं होने वाला, लेकिन उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, आयुर्वेदिक मेडिसिन थी हमारे पास, जल के स्रोत जितने सारे हैं, पानी वो था हमारे पास। तो हम क्या करने लगे, हमने क्या किया कि एक होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। एक तो पॉइंट हुआ कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये हुआ बच्चों कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे, यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, बल्कि उनका हम दोहन करने लगे, यानी कि मिस यूज करने लगे। क्या करने लगे, हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगे। तो यदि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने लग जाएंगे तो वो सीमित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति ने जो भी कुछ दिया है, चाहे वो ईंधन के रूप में पेट्रोल वगैरह हो, चाहे वो गैस वगैरह हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए जो पानी होता है, पानी ही क्यों ना हो, उसका दोहन होने लगा, यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखा गया कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। आप सभी को पता है कि भारत देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो सकता है कि जल संसाधन का भी हम ठीक तरीके से उपयोग नहीं करें, मतलब जितना यूज है, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करने पर प्रकृति हमें कभी कमी नहीं करती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसको हम मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास सीमित है और उनकी जो उपयोगिता है वो क्या हो रही है, उपयोगिता तो बनी रहेगी, लेकिन क्या हो रहा है, उसका मात्रा हमको कम होती जा रही है। हमें उतनी मात्रा में वो संसाधन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप सभी को पता है वो सीमित है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। स्क्रीन में आप देख रहे हैं थिंक कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचने की जरूरत है।
कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है, पहले हमको अपने माइंड को, अपने हमें दिमाग को ये सेट करना है कि हमारे पास ये मैरिड कपल्स की बात हो रही है कि हमारे पास 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे, 2 नारे में से कोई भी हम अपना सकते हैं, बच्चा एक ही अच्छा या हम 2 हमारे 2, इस तरीके से कोई नारा अपना सकते हैं। तो ये सोचने की बात है, जब रिप्रोड्यूसिबल एज है, मान लीजिए 21 साल में ही शादी हो रही है, तो 21 साल में शादी होने के बाद मान लीजिए 2-2 साल के 3-3 साल के अंतर पे 2 बच्चे हो गए, फिर भी रिप्रोड्यूसिबल एज तो एक महिला की, आप सबके बारे जब पिछले चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करी थी, तो लगभग 45 to 50 इयर्स के बाद मेनोपॉज होता है, तो वो हमारी रिप्रोड्यूसिबल एज होती है ना बच्चों। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। थिंक कॉन्ट्रासेप्शन, ये आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो उसके कुछ बहुत सारे उपाय थे जिसके बारे में आपको बात करनी थी, बहुत सारे उपाय थे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया का हर छठा आदमी जो है वो भारतीय है, ठीक है। हमारी जनसंख्या जो आजादी के समय 350 मिलियन की थी, अब वो मई 2000 में जब जनगणना हुई तो 1 बिलियन से ऊपर जा चुकी थी, और मई 2011 में ये 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। तो अब हमने क्या किया, हमें अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बेसिक रिक्वायरमेंट्स की भी कमी हुई है ना, जिसमें हमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब की कमी हो सकती है। हमने प्रगति अवश्य की है, महत्वपूर्ण प्रगति की है इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी इस समस्या से निपटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, इस समस्या से निपटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचा जाए, यानी कि परिवार नियोजन के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे क्या हो सके, जिससे ये कोशिश की जा सके कि जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सके। जनसंख्या पे नियंत्रण करने के बहुत सारे उपाय थे। तो सारे उपायों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा, देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां होती हैं, नर्सेज हैं, एएनएम है, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर्स की तैनाती की गई, ताकि जो आम जनता है उसको ये समझाया जा सके कि कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट अ क्राइम। भारत में क्या होता था, भारत में सबसे ज्यादा ये माना जाता था कि जो मान लीजिए कि गर्भ में कोई बच्चा आ गया है तो उस बच्चे को अबॉर्ट करवाना एक क्राइम है, पाप कर रहे हैं। तो उसके बारे में उससे बचाने के लिए कोशिश की गई कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करें जिससे ये पाप हो ही ना। पहली चीज तो वो पाप नहीं है, दूसरी चीज अगर है भी तो उसके लिए पहले से दूसरे उपाय, जैसे हम बारिश के लिए बिल्कुल सेम सिचुएशन में, जैसे हमें बारिश आती है तो हम छाते का इस्तेमाल करते हैं ना, कि पानी में भीगते रहते हैं, हम छाते का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल को करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना अनिवार्य हो गया, और सरकारों की तरफ से इस बारे में इस क्षेत्र में बहुत कोशिश की गई। तो सरकार पर यह दबाव था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नियंत्रित किया जाए। अब ये नियंत्रण कैसे करा जा सकता था, तो उसके बारे में कोशिश की गई, उसके बारे में सरकारों ने कोशिशें की। इट्स एसेंशियल टू एजुकेट द पीपल अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि लोगों को ये जागरूक करना, लोगों को ये समझाना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट जो है वो कितना खतरनाक है, और उसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि जो उसके विपरीत प्रभाव पड़ने वाले थे उसके बारे में कोशिश की गई, समझाया गया कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम उससे बच सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हम अपना सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, लोगों को ये समझाना, लोगों को ये बताना कि छोटा परिवार कितना फायदेमंद है, कितना मतलब आवश्यक तो था ही, लेकिन उस आवश्यक क्यों है और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये आम जनता को बताना कि अगर आपके पास 5 बच्चे हैं, किसी भी दंपति के पास, एक दंपति के पास 5 बच्चे हैं और दूसरी दंपति के पास 2 बच्चे हैं, तो जो 2 बच्चों वाला परिवार है वो हमेशा सुखी रहेगा, खुश रहेगा, उसके बच्चे ठीक तरीके से खाना खा पाएंगे, उसके बच्चे ठीक तरीके से कपड़ा पहन पाएंगे, उसके बच्चे ठीक तरीके से एजुकेशन वो परिवार दे सकता है। मतलब वो माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण
अच्छे तरीके से अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं उनको। और जिनके पास 5, 6, 10 होंगे तो इनकम, चूंकि आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ, तो इनकम तो पर कैपिटा घट गई थी। तो उससे क्या हुआ, ये जागरूकता फैलाई जानी जरूरी थी आम जनता के बीच में, यानी कि गांवों के बीच में। खास तौर पे जो शादीशुदा दंपति थे उनको ये समझाने का प्रयास किया जाने लगा कि छोटी फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। इस तरीके से बहुत सारे नारे दिए गए, बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए और काफी हद तक लोगों को समझ में भी आया है। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ए स्मॉल फैमिली, ये हुआ। इसके बाद और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में क्या हुआ, एजुकेटिंग मैरिड कपल टू हैव गेट्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो शादीशुदा दंपति थे उनको ये समझाना कि 2 बच्चों के बीच में अंतर भी किया जा सकता है ना। क्योंकि आप सभी को पता है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि जो गैस्ट्रेशन एज होती है, जो गर्भावस्था होती है, वो 9 माह की होती है। यानी कि 1 चाइल्ड इन 1 ईयर ऐसा हो सकता है ना। तो महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महिला का शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए क्या 9 महीने में जो किसी भी महिला के शरीर में बदलाव आता है, क्या बार बार हर साल वो महिला इस तरीके से बच्चा कर सकती है? तो क्या होता है, उससे शरीर का स्वास्थ्य जो है उसका बिगड़ता रहता है। पिछले जमाने में, पहले के टाइम में बहुत बार ऐसा होता था कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, इवन 11 बच्चे एक दंपति को होते थे। तो उनके खाने का इंतजाम अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनके कपड़े का, उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं हो पाएगा, लड़कियों की शादी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। और इसलिए हर एक शादीशुदा दंपति को ये समझाया जाना कि 2 बच्चों के बीच में हम गैप भी कर सकते हैं, है ना। आज देखिए, आज अगर किसी भी पेरेंट्स को 2 बच्चे हैं तो हमेशा दोनों बच्चों के बीच में 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार तो माएँ ये सोचती हैं कि जो बड़ा बच्चा है वो जब बड़ा हो जाएगा तब मैं दूसरा पैदा करूंगी, ताकि दूसरे का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सके, है ना। तो ये एजुकेटिंग मैरिड कपल्स टू हैव गैप्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए, ये मैरिड कपल्स को समझाया जाना भी पॉपुलेशन कंट्रोल का एक बहुत अच्छा कारण और तरीका रहा। एडवाइजिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, यानी कि लोगों को साफ तौर पे सलाह देना कि आप परिवार नियोजन को अपनाएं, है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में कहते थे कि एक भाई भी कोई भाई होता है, एक लड़की भी कोई लड़की होती है। अरे एक ही लड़की रहेगी तो बच्चे जब उसके होंगे तो मौसी नहीं आएंगी, बुआ नहीं आएंगी। लेकिन अब ये है, अब समझाया जाने लगा कि परिवार नियोजन आवश्यक है और कोशिश की जाने लगी, डायरेक्ट सलाह दी जाने लगी कि अब तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब बिल्कुल मत करना, यानी डायरेक्ट सलाह। अब तो बड़े बुजुर्ग भी ये सलाह देने लगे, डॉक्टर्स ऑलरेडी दे रहे थे, जो स्वास्थ्य केंद्र पे कार्यकर्तियां थी वो ऑलरेडी ये सलाह दे रही थी, लोगों को समझा रही थी। अब समाज में एक चलन चला, वो क्या चलन चला कि फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से क्या हो सकता था, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता था। अब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव कम आउट विद वेरियस प्रोग्राम्स, जो भी सरकारें रही वो सरकारें कुछ अलग अलग कार्यक्रमों को लेके आई। किस चीज के लिए? एनकरेज करने के लिए कि स्मॉल फैमिलीज हो बाय मीन्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लॉन्च करे और उसके बारे में उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम चलाया। आप सभी को पता है, जैसे हमारे देश में कोई भी परेशानी आती है तो सरकारों की तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रम उससे निपटने के लिए चलाए जाते हैं। तो जब जनसंख्या विस्फोट होने लगा तो उस समय पे सरकारों द्वारा कार्यक्रम चलाए जाने लगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और उसके लिए बहुत सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाने लगा। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बच्चों, ये 2 तरीके के होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के ऐसे तरीके जो प्राकृतिक हैं,
प्राकृतिक का मतलब कि जो हम केवल अपने संयम से और जानकारी से कॉन्ट्रासेप्शन से बच सकते हैं, वो प्राकृतिक तरीके थे। और दूसरे तरीके ऐसे थे जो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थे, यानी कि जो कृत्रिम तरीके थे, जो आपको जानकारी होने पर आप अगर अपनाएं तो कॉन्ट्रासेप्शन होगा और कंसेप्शन नहीं हो। कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन, इस दोनों शब्द को अगर आपने सुना है और समझते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि गर्भधारण को रोकना, और कंसेप्शन का मतलब है कंसीव करने का मतलब है कि प्रेगनेंसी का होना या गर्भधारण कर लेना। तो गर्भधारण करने से रोकना ये जो है दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है और दूसरा आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। यानी कि प्राकृतिक तरीके हैं कुछ और कुछ आर्टिफिशियल तरीके हैं। तो प्राकृतिक तरीके और आर्टिफिशियल तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कुछ डायग्राम्स, कुछ गोलियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, आपको कॉन्डम दिखाई पड़ रहा है और आपको कुछ यहाँ पे नीचे सर्जिकल इक्विपमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि ये कुछ तरीके होंगे, हो सकता है बच्चे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हों, और अगर नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि इस उम्र के बच्चों को जो जानकारी होती है वो क्लियर नहीं होती, सही नहीं होती। तो इसलिए छोटी क्लासेस से ही सेक्स एजुकेशन भी स्टार्ट की गई, स्कूलों में अनिवार्य किया गया कि टीचर्स के द्वारा, और पेरेंट्स को भी जागरूक किया गया कि वो भी अपने बच्चों को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन दो वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है गर्भधारण से रोकने के तरीके और कंसेप्शन का मतलब है गर्भधारण करना। तो कंसेप्शन से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करना जरूरी है। दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है आपका नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरा होता है आपका, एक तो होता है नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड्स कौन कौन से आए, नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। नेचुरल मेथड्स में बच्चों, अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी कि आप सभी को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि कंसेप्शन होने के लिए या प्रेगनेंसी होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है वो घटना है फर्टिलाइजेशन। किसका फर्टिलाइजेशन? महिला के शरीर में बनने वाले ओवम का और पुरुष के शरीर में बनने वाले स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, उसको अगर रोक दिया जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बिल्कुल सही साधन है, कॉन्सेप्शन नहीं होगा या प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जाइगोट के बनने के लिए, भ्रूण के बनने के लिए और आगे की गर्भावस्था के लिए ओवम और स्पर्म का टुगेदर होना जरूरी। तो उसको अवॉइड करके पीरियोडिक ऑब्सिस्टेंस, अवॉइडिंग कोइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो आपका मासिक स्राव होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो 14th का मतलब थोड़ा सा पहले से, 10th डे से लेकर के और 17th डे तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 10th से 17th डे के बीच में किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये जो नेचुरल मेथड्स थे, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये इतने ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं थे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, तो वो डेट्स काउंट करना भी सबके बस की बात नहीं थी, है ना। दूसरा क्या था, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब कि पुराने समय में ये माना जाता था बच्चों कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो उस समय पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ऐसा पुराने समय में माना जाता था। तो लैक्टेशन पीरियड यानी कि जब किसी माँ का बच्चा दूध पी रहा है तो उस समय में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, यानी कि उसका शरीर उस लायक ही नहीं रहता कि वो ओवम को प्रोड्यूस कर सके, और इसलिए कंसेप्शन का चांस जो है वो कम हो जाता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के समय में, जिस समय माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस अवस्था में लगभग प्रसव के 6 महीने बाद तक, लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट जीरो।
लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट विवादित है। मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से जिस दिन डिलीवरी होती है उसके जस्ट 1 मंथ के बाद किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है, किसी को 2 मंथ्स के बाद, किसी को 3 मंथ्स के बाद, और 6 मंथ्स तो बिल्कुल भी नहीं रुका रहता। क्योंकि अब जो है डिलीवरी कहाँ पे होती है, अब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में, और वहां पे बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो ये नेचुरल मेथड्स जो है बच्चों, ये बहुत ज्यादा जागरूक रहे तो ही संभव थे, इसलिए आर्टिफिशियल मेथड्स आए चलन में। इसीलिए कौन से मेथड्स चलन में आए? आर्टिफिशियल मेथड्स चलन में आए। क्या आपको नहीं लगता कि पुराने जमाने में जो दंपति थे वो नेचुरल मेथड्स का यूज नहीं करते रहे होंगे? करते रहे होंगे कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बार सुना होगा ऐसी घटना कि क्या होता था कि हम तो 2 ही बच्चा चाहते थे, लेकिन देखो जी 4 हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो नेचुरल मेथड्स अप्लाई करने की कोशिश की होगी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई होगी। तो नेचुरल मेथड्स ज्यादातर क्या हो जाया करते थे? फेल हो जाया करते थे। तो कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स आए, और इन आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो आज के क्लास में बच्चों हम सभी ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात कर ली कि जनसंख्या विस्फोट जो हुआ उसके कारण से पॉपुलेशन कंट्रोल की नौबत आई। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए गए, और उसमें कॉन्ट्रासेप्शन पे जोर दिया गया। जो कुछ खास प्रयास रहे सरकारों के वो ये रहे कि मैरिज की एज को बढ़ा दिया गया, और ये जागरूक किया गया कि लड़कियों को और शिक्षित करिए और जागरूक करिए, और जब बड़ी हो जाए, जब उनका शरीर बिल्कुल सही हो जाए तब ही शादी की जाए, है ना। तो इस तरीके से बर्थ कंट्रोल के कार्यक्रमों को लॉन्च किया गया। और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं, एक तो नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपने देखा कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं थे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।